नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिलेक्शन वाला में। आज हम लोग लेक्चर 8 में प्रश्नों का लेखन देखेंगे। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आदिकालीन कवि अमीर खुसरो पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर लेखन हम किस प्रकार करेंगे, इसमें दिया हुआ है। इसमें लिखेंगे, आदिकाल में शिष्ट हास्य तथा विनोद मूलक रचनाएं खड़ी बोली में प्रस्तुत करने का श्रेय अमीर खुसरो को है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले अमीर खुसरो प्रथम कवि हैं। इन्होंने मुस्लिमों के बीच एकता स्थापित करने का सर्वप्रथम प्रयास किया था। खुसरो अनेक भाषाओं के विद्वान थे। तुर्की, अरबी, फारसी, ब्रज और खड़ी बोली पर इन्हें समान अधिकार प्राप्त था। मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना इनके साहित्य का उद्देश्य था। इनके विषय में डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन है, चारणकालीन रक्त रंजित इतिहास में जब पश्चिम के चारणों की डिंगल कविता उड़त स्वर से गूंज रही थी और प्रतिध्वनि और भी उग्र थी। पूर्व में गोरखनाथ का गंभीर धार्मिक प्रकृति आत्मशासन की शिक्षा दे रही थी। उस काल में अमीर खुसरो की विनोदपूर्ण प्रवृत्ति हिंदी साहित्य के इतिहास की एक महान निधि है। मनोरंजन और रसिकता का अवतार यह कवि अमीर खुसरो अपनी मौलिकता के कारण स्मरणीय रहेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ से हम लिखेंगे, खुसरो द्वारा रचित 100 के लगभग रचनाएं मानी जाती हैं, किंतु उपलब्ध रचनाओं की संख्या 20 से 22 से अधिक नहीं है, जिनमें पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने आदि प्रसिद्ध हैं। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियों के कुछ उदाहरण निम्नवत दिए हुए हैं, जिसमें जैसे पहेली है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर औंधा धरा, चारों तरफ वह थाल फिरे, एक भी मोती नीचे न गिरे। मुकरियों को उदाहरण में दे सकते हैं, जब मेरे मंदिर में आवे, सोते मुझको आन जगावे, पढ़त फिरत वह बिरह के अक्षर, सख साजन न सख मच्छर। इस प्रकार हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न है, आदिकालीन काव्य में मुख्यतः किस रस की प्रधानता रही है? तो इस प्रश्न का उत्तर देंगे, आदिकालीन काव्यों में मुख्य रूप से वीर रस की प्रधानता रही है। इस कालखंड को वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है, जो इसकी प्रमुख प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है। आदिकाल लगभग 1050 संवत से 1375 संवत तक
में रचित अधिकांश काव्य रचनाएं अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा और उनके युद्धों के सजीव वर्णन पर केंद्रित थी। वीर रस की केंद्रीयता के कारण आदिकाल अपने आप में एक विशिष्ट काल है। इसमें हेडिंग बना के हम लिख सकते हैं, राजनीतिक अस्थिरता और युद्धों का माहौल। आदिकाल में छोटे छोटे सामंती राज्यों के शासक आपस में लगातार युद्धरत रहते थे। कवि, चारण और भाट इन राजाओं के आश्रय में रहते थे। उनका मुख्य कार्य अपने राजाओं के पराक्रम और शौर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करना था। रासो ग्रंथों की प्रवृत्ति इस काल की प्रमुख रचनाएं जैसे चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो, जगनिक का परमाल रासो, दलपति विजय का खुमार रासो आदि मूलतः वीर गाथाएं हैं। इनमें युद्ध क्षेत्र का उत्साह, रण कौशल और वीरों के बलिदान का वर्णन किया गया है। अगली हेडिंग हम बनाएंगे, भाषा और शैली। वीर रस के अनुकूल ही इन काव्यों में डिंगल शैली थी। राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश को डिंगल तथा राजस्थानी और अपभ्रंश और ब्रज मिश्रित पिंगल भाषा थी। इन काव्यों में डिंगल शैली का प्रयोग हुआ, जिसे वीर रस के लिए विशेष रूप से उपयुक्त माना जाता था। आदिकालीन काव्यों में मुख्य रूप से वीर रस की प्रबलता रही है, जो तत्कालीन युद्धमय परिवेश की देन थी। इसके साथ ही श्रृंगार रस का भी समावेश मिलता है और धार्मिक साहित्य में शांत तथा भक्ति रस भी विद्यमान रहे हैं, पर केंद्रीय भाव वीरता ही रहा है। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो आदिकाल में रस के लिए जो है वीर रस ही प्रधान रहा है। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर है। इसमें पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता पर विभिन्न विद्वानों के मतों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, हिंदी साहित्य के आदिकाल के वीर गाथा काव्यों में महाकवि चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो का महत्वपूर्ण स्थान है। यह एक ऐतिहासिक महाकाव्य है, परंतु उसकी प्रामाणिकता के संबंध में विद्वानों के अनेक मत हैं। पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान में जैसे पाश्चात्य विद्वान डॉक्टर ग्रियर्सन एवं डॉक्टर बूलर तथा भारतीय विद्वान गौरी शंकर हीराशंकर ओझा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, मोतीलाल मीनारिया इत्यादि। इस विषय में विद्वानों का कथन है कि पृथ्वीराज रासो अप्रामाणिक काव्य है, क्योंकि इसमें वर्णित घटनाएं, समय तथा कुछ पात्रों के नाम इतिहास सम्मत नहीं हैं,
भाषा की अनेकता भी रासों को अप्रामाणिक सिद्ध करती है। नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखेंगे, पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णु लाल पांड्या, मिश्र बंधु हरप्रसाद शास्त्री, डॉक्टर दशरथ ओझा व कर्नल टाड इत्यादि का कथन है कि चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो प्रामाणिक काव्य है। इनकी घटनाओं तथा पात्रों की विषमता के संबंध में यह ज्ञातव्य है कि पृथ्वीराज रासो इतिहास नहीं बल्कि एक काव्य है, जिसे सरस बनाने के लिए घटनाओं एवं पात्रों में विषमता आ गई। भाषा की अनेकता के संबंध में यह ज्ञातव्य है कि रासों के रचयिता चंद्रबरदाई षट भाषा शास्त्री थे। इसमें हम पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों को भी देख सकते हैं, जिनमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंजिन विजय, सुनीत कुमार चटर्जी, इत्यादि मुख्य रूप से आते हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर। इसमें दिया है, हिंदी में 12 मासा वर्णन की परंपरा का शुभारंभ कहाँ से होता है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे इस प्रकार, हिंदी में 12 मासा वर्णन की परंपरा का शुभारंभ बीसलदेव रासो में हुआ। इनकी रचना नरपति नाल ने की। इसमें वर्ष के 12 महीनों का वर्णन मिलता है। हिंदी साहित्य में 12 मासा वर्णन की परंपरा का शुभारंभ अपभ्रंश साहित्य से माना जाता है। इसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं, अपभ्रंश साहित्य को। फिर लिखेंगे, 12 मासा की मूल परंपरा प्राचीन भारतीय साहित्य में पाई जाती है, परंतु हिंदी प्रारंभिक निबंधात्मक या काव्यात्मक परंपरा में इसका व्यवस्थित आरंभ अपभ्रंश काव्य में मिलता है। चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विनय चंद्र सूरी द्वारा रचित नेमनाथ चौपाई से माना जाता है। यह एक 12वीं सदी का वीर गाथा काव्य है, लेकिन इसमें विरह और श्रृंगार का वर्णन भी मिलता है। इसके बाद मलिक मोहम्मद जैसी के पद्मावत में 12 मासा का सुस्पष्ट वर्णन मिलता है, जो रानी नागमती के विरह पर आधारित है। जैसी के पद्मावत का 12 मासा हिंदी का एक अत्यंत प्रसिद्ध और मार्मिक उदाहरण है, जिसमें रानी नागमती के विरह का वर्णन है। नायिका के विरह वेदना को साल के अलग अलग महीनों की प्राकृतिक परिस्थितियों में सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया गया है। श्रावण मास के हरे भरे वातावरण में नायक नायिका के काम भावों को वर्षा के भीगते हुए रूपों में, ग्रीष्म के वैशाख एवं ज्येष्ठ मास की गर्मी में पंखों से नायिका को हवा करते हुए नायक नायिकाओं के स्वरूप का वर्णन है। 12 मासा के विप्रलंग श्रृंगार होता है,
जबकि षड्ऋतु में संयोग श्रृंगार का वर्णन है। 12मासा का यह अंश न केवल विरह की पीड़ा का मार्मिक चित्रण करता है, बल्कि यह प्रेम की गहराई को भी दर्शाता है। इसकी भाषा सरल, गंभीर और प्रभावशाली है। प्रकृति चित्रण और अलंकारों का प्रयोग कविता को कलात्मक और उत्कृष्टता प्रदान करता है। इस प्रकार हम इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे हो, आपके एग्जाम में सहायक हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद साथियों।